गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो पहला चैप्टर है फॉर IIT JEE दैट इज़ बेसिक मैथ्स। दिस इज़ नथिंग बट अ ब्रीफ रिवीजन ऑफ क्लास 10th एंड 9th। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके होंगे जो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं रिवाइज एक तरह से करवा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में हल्का फुल्का जानेंगे, एक्सपोनेंट्स के बारे में, एलसीएम के बारे में, मेथड ऑफ इंटरवल यानी कि हाउ टू सॉल्व सिंपल इनइक्वालिटीज़, ये सारी चीज़ें हम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें, इन पर मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस करूँगा। वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, ताकि हम आगे का जो आगे हमें पढ़ना है उसके लिए तैयार हो सकें। बेसिकली दिस इज़ ब्रिज बिटवीन 10th एंड 11th यानी कि 10th एंड IIT JEE। तो स्टार्ट करें। स्टार्ट हम नंबर सिस्टम से ही कर रहे हैं। नंबर सिस्टम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो नंबर सिस्टम आया वो नेचुरल नंबर्स आए। नेचुरल नंबर्स आपको मैं बता देता हूँ, नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप कई जगह देखोगे कि इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इसमें इस सेट में एलिमेंट्स कौन से आते हैं? इस सेट में 1 से स्टार्ट होती है काउंटिंग। दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स W, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इसे I से या Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स -3 -2 -1 0 1 2 3। दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स। दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स। अगला जो सेट है वो है रैशनल नंबर्स। वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का सिंबल है Q। Q स्टैंड्स फॉर क्वोशिएंट और इसे डिफाइन करते हैं कि ऑल द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P Q बोथ आर इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0 and HCF of P and Q is 1. This set is called rational numbers. This set is called rational numbers. After that, irrational numbers. All reals which are not rational, are called irrational numbers. For example, and there are two types of irrational numbers. There are two types of irrational numbers. One is algebraic and other is transcendental. अल्जेब्राइक इरेशनल नंबर वो होते हैं जो अल्जेब्राइक इक्वेशन से हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम x² इक्वल्स टू 2 को सोल्व करें तो x की वैल्यू ±√2। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर 2 हो, ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर 2 हो। इस वजह से हम इसे बोलते हैं कि दिस इज इरेशनल नंबर। और इसमें जो इक्वेशन यूज की गई है वो अल्जेब्राइक इक्वेशन है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड अल्जेब्राइक इरेशनल नंबर। और ये बात ध्यान रखना आप लोग कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। दे आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर? थोड़ा टेढ़ा हो गया, देख लेना आप। ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर जो हमें ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन से मिलते हैं। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि
Sin 2. Sin 2. Sin 2 is transcendental irrational number. Cos 1. Cos 1 is transcendental irrational number. Log जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, log 3 to the base 2. This is transcendental irrational number, and the most important, most popular transcendental irrational number is pi e. Pi is pi and e is Napier's constant. It is Napier's constant. E is called Napier's constant, and value of E is always lies between 2.7 to 2.8. और पाई आपको पता है, ये ध्यान रखना, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है. पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 22/7. ओके, नेक्स्ट है रियल नंबर्स. सेट ऑफ रियल नंबर्स इज रैशनल यूनियन, यानी कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन रियल लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर. रियल लाइन में ये ओरिजिन, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर जो भी नंबर रिप्रेजेंट किया जा सके इस लाइन पे, उसे हम रियल नंबर बोलते हैं. रियल नंबर बेसिकली दो नंबर से मिलकर बनता है, एक तो रैशनल एंड अदर इज इर्रेशनल. यानी कि रियल नंबर रैशनल यूनियन इर्रेशनल. ऑलराइट, इसके बाद इसी के पैरेलल एक और सेट आता है इमेजिनरी नंबर्स. नंबर्स विच आर नॉट रियल. are called imaginary numbers. For example, x square plus 1 equals to 0. आप कुछ भी कर लो, कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर, क्योंकि दिस इक्वेशन मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1. कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -1 के बराबर हो. अगर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर -1 के बराबर हो, तो इसका मतलब x यहाँ पर रियल नहीं होगा. तो x क्या होगा? x इमेजिनरी होगा, और इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बाद में हम पढ़ेंगे भी, कि x इक्वल्स टू √-1 आयोटा, यानी कि आयोटा इज नथिंग बट दिस. अब यहीं पर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिफाइन कर ही देता हूँ. व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स? रिप्रेजेंटेड बाय C. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एनी नंबर is मतलब every number is complex number. Complex number is basically union of real and imaginary. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं any number which can be expressed, any number which can be expressed in the form x plus iota y, where x, y are real numbers, is called complex number. अक्सर complex number को हम z से represent करते हैं. x is real part of z and y is imaginary part of z. And this is complex because of iota. If y is 0, then z is real. If y is not equals 0, then z is imaginary. तो दोनों से मिलकर जो सेट बनता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आगे कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. एक तो आपको इन दो चीज़ों में डिफरेंस पता होना चाहिए. नेगेटिव रियल एंड नॉन पॉजिटिव real. Negative real, a number x. Negative real means a number x such that x is less than 0. Equality नहीं है यहाँ पर. And non-positive means a number x such that x less than equals to 0. मतलब ये हुआ कि नेगेटिव रियल में नेगेटिव रियल हमेशा 0 से छोटा होगा. 0 इज नॉट अ नेगेटिव रियल. जबकि नॉन पॉजिटिव जो पॉजिटिव नहीं है, 0 इज द न्यूट्रल नंबर.
अगर मैं बोलता हूँ 0 नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो हम कहेंगे इट इज न्यूट्रल, इट इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्राइम नंबर। A natural number is called prime if it has exactly two divisors. For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. These numbers are called prime numbers. 2 is the only even prime. 2 is the only even prime. Next, co-prime numbers. A and B are said to be co-prime or relatively prime if HCF of A comma B is 1, where A and B are they must be integers, or more particular they must be natural numbers. ठीक है, को प्राइम के बाद अगली जो डेफिनेशन है वो है ट्विन प्राइम्स की। ट्विन प्राइम्स, ट्विंस का मतलब आप जानते ही हैं, डिफरेंस मिनिमम। तो ट्विन प्राइम्स का मतलब क्या होता है, टू प्राइम्स A comma B are said to be twin primes if their difference is 2. If their difference is 2, these are twin primes. For example, 5, 7, these two numbers are twin prime as well as co-prime. 7, 9, these are not twin prime but co-prime. These are twin primes, these are not twin primes but co-prime, because in twin primes both numbers must be prime. इसके बाद 11, 13 twin prime as well as relatively prime. 13, 15 relatively prime but not twin prime. 1, 4 relatively prime. 8, 9 relatively prime. रिलेटिवली प्राइम में नंबर प्राइम है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिलेटिवली प्राइम में, ट्विन प्राइम में दोनों का प्राइम होना जरूरी है और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना जरूरी है। इज इट क्लियर? यस। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा है इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपको रेशनलाइजेशन मुझे समझाना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि रेशनलाइज 12 अपॉन 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2, इसे रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब डिनोमिनेटर शुड बी फ्री फ्रॉम रूट, डिनोमिनेटर शुड बी फ्री फ्रॉम रूट। एक काम करते हैं, इससे पहले मैं तुम्हें एक एलिमेंट्री सा क्वेश्चन समझाता हूँ जो क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद तुम 10th बोर्ड के बाद तुम लोगों ने पढ़ाई वढ़ाई तो की नहीं होगी, पेपर देकर सभी लोगों ने मस्ती की होगी, तो तुम्हें रिवाइज मैं करवा देता हूँ कि रेशनलाइज कैसे किया करते थे। आप याद करो, अगर 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 है, अगर आप इसे रेशनलाइज करना चाहते हैं तो बीच का निशान आप चेंज करो। बीच का निशान चेंज किया तो ये क्या आया, रूट 3 माइनस 1 अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी रूट 3
स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि √3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। याद आया आपको? तो ये रैशनलाइज हो गया। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका खत्म होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो डिनोमिनेटर से इर्रेशनल पार्ट खत्म होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर इर्रेशनल पार्ट तुम खत्म करना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी जुगत लगानी होगी जिससे इर्रेशनल पार्ट खत्म हो। जैसे इस केस में आप कुछ भी कर लो, एक साथ दोनों को खत्म नहीं कर सकते, तो हम एक काम करेंगे, पहले टारगेट इस पर रखेंगे। इस पर टारगेट रखेंगे तो आप इसे एक टर्म लो, इसे दूसरी टर्म लो और बीच का निशान चेंज करके लिख दो। बीच का निशान चेंज करके लिख दो। लो भाई, बीच का निशान चेंज करके लिख दिया। आया क्या ये 12, 3 प्लस √5 प्लस 2√2 होल अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, 3 प्लस √5 होल स्क्वायर माइनस 2√2 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 12, 3 प्लस √5 प्लस 2√2 होल अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 5 प्लस 6√5 माइनस 8। 9 प्लस 5 प्लस 6√5 माइनस 8। तो फाइनली वी विल गेट दिस। अब मुझे बताओ, 9 5 14, 14 में से 8 गए 6 कॉमन, 1 √5 प्लस 1। अरे समझ रहे हो आप लोग? 9 प्लस 5 14, 14 माइनस 8 6, दोनों से 6 कॉमन, √5 प्लस 1। अब बताओ फटाफट सोचो कि यहाँ पर क्या करना चाहिए हमें। √5 प्लस 1 है तो क्या करें, हम रेशनलाइज करना चाहते हैं ना हम लोग, तो हमें क्या करना है यहाँ पर। फटाफट सोचो यार, इतना टाइम नहीं है। बंटी सोचा? बंटी सोचा? सही, बिल्कुल सही। बंटी का जवाब ये है कि सर एक बार फिर रेशनलाइज करो। कैसे? √5 प्लस 1 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √5 माइनस 1 से। तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 3 √5 माइनस 3 प्लस 5 माइनस √5 प्लस 2√10 माइनस 2√2 होल अपॉन √5 स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनल वैल्यू विच विल गेट 2 √5 1 √5 2 2√5 5 माइनस 3 2 रूट कांस्टेंट हो गया √5 √10 2√10 माइनस 2√2। वाव वाव, क्यों? क्योंकि ऊपर से भी 4 कॉमन आ रहा है। इट इज √5 प्लस √10 प्लस 1 होल अपॉन 4, दोनों का आंसर सही। तो ये अपने पास आंसर होगा। और रैशनलाइजेशन वही सेम चीज जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, उसी कॉन्सेप्ट पर, उसी धर्रे पर यहां भी रैशनलाइजेशन चल रहा है। बोल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिख लें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंप्लाइज दैट, which of the following condition implies that the real number x is rational? Which of the following condition implies that the real number x is rational? ठीक है, which of the following condition implies that the real number x is rational? First condition is √x is rational. Second condition is x square and x5 are rational. Third condition is x square and x4 are rational. तो अपने को ये देखना है कि क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंप्लाइज दैट द रियल नंबर x इज रैशनल, यानी कि इफ रूट x इज रैशनल देन कमेंट ऑन x, if these two are rational then comment on x, if these two are rational then comment on x। स्टार्ट हम पहले फर्स्ट पार्ट से करते हैं। हमें ये देखना है कि if root x is rational then what about x, if root x is rational then what about x। अब देखो, अगर रूट x रैशनल नंबर है, अगर रूट x रैशनल नंबर है तो इट इज़ क्लियर दिस इंप्लाइज रूट x का स्क्वायर भी रैशनल होगा, दिस इंप्लाइज x इज रैशनल। तो फर्स्ट इज ट्रू, मतलब if root x is a rational number then x will also be a rational number। Second, x square is rational, all right, ठीक है, x square is rational and x5 is rational, ठीक है, ये दोनों रैशनल हैं। अगर ये दोनों रैशनल हैं तो आपको ये बात पता है कि रैशनल अपॉन रैशनल इज रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल इज रैशनल, यानी कि जो भी बेसिक चार अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, इन सभी में दो रैशनल्स के बीच में इनमें से कोई भी आप ऑपरेशन लगाओ तो रिजल्ट विल बी रैशनल। एक्स स्क्वायर इज रैशनल, x5 इज रैशनल। अब मुझे बताओ, अगर ये दोनों रैशनल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो कोशेंट होगा दैट इज ऑल्सो रैशनल। अब इन दोनों का कोशेंट क्या आया, x³ इज अ रैशनल नंबर। अगेन दिस इज रैशनल, दिस इज रैशनल, ये दोनों रैशनल हैं, ये दोनों रैशनल हैं, तो इन दोनों का जो कोशेंट आएगा यानी कि x³ अपॉन x² दैट इज ऑल्सो रैशनल, दिस इंप्लाइज x इज रैशनल नंबर, दिस इंप्लाइज x इज रैशनल नंबर। नंबर 3, x² एंड x4, मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों रैशनल हैं तो x भी रैशनल होगा। अब अपने को चेक करना है x² एंड x4 के केस में, x² इज रैशनल नंबर, x4 is rational number, this implies x4 upon x² is rational number। लेकिन यहाँ से तो क्या वही सेम चीज आई जो हमारे पास ऑलरेडी थी। क्या आप किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी कॉम्बिनेशन से x4 एंड x² के किसी भी कॉम्बिनेशन से क्या आप x क्रिएट कर सकते हो? आप x तभी क्रिएट कर सकते हो जब आप स्क्वायर रूट लोगे, पर स्क्वायर रूट अलाउड नहीं है। मैंने कहा बेसिक ऑपरेशंस अगर आप रैशनल में लगाओगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी रैशनल आएगा, लेकिन अगर आप स्क्वायर रूट लगाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि रैशनल आए। फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर रूट रैशनल है, नहीं है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि यहाँ पर कुछ डाउट है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि अगर x² रैशनल है x4 भी रैशनल हो तो x रैशनल होगा। तो एक काउंटर एग्जाम्पल हम ढूंढते हैं। काउंटर एग्जाम्पल देखो, x² की वैल्यू लो 2, x4 की वैल्यू लो 4। अब देखो x² 2, x4 4, यहां से अगर आप x की बात करेंगे तो व्हाट इज x, √2। √2 इज रैशनल? नो, इट इज नॉट रैशनल। इस बात का ये मतलब हुआ कि x² एंड x4 बिलो आर रैशनल डज नॉट इंप्लाइज दैट x इज रैशनल। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है HCF एंड LCM। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसे GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये दो चीज़ें हमारे पास हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें ये पता है फॉर 2 इंटीजर्स a and b, a into b is equals to LCM equal into HCF। ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं। HCF कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आप पढ़ चुके हो। LCM कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि मैं आपको फ्रैक्शंस का LCM कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ।
तीन फ्रैक्शंस का अगर आप एलसीएम लोगे तो आप न्यूमरेटर्स का एलसीएम लोगे एंड डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ लोगे। न्यूमरेटर्स का एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ लोगे, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इर्रेशनल्स में एलसीएम तभी डिफाइंड है जब इर्रेशनल ऑफ सेम काइंड हो। फॉर एग्जाम्पल, LCM of √2, √3 is not defined। कई बार जैसे बंटी क्या आंसर आना चाहिए था इसका, √6 ना, √6 लगता है ऐसा कि √6 आंसर आना चाहिए था, लेकिन LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि √6 अपॉन √2 इंटीजर होना चाहिए, तभी √6 LCM होगा। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें, अगर हम ये कहें रॉन्ग मेथड ये है कि √6, कई लोगों को लगता है या कई स्टूडेंट्स को लगता है कि √6 इसका एलसीएम होगा। तो चेक करते हैं, अगर √6 एलसीएम होता तो √6 अपॉन √2 की वैल्यू एक इंटीजर आनी चाहिए थी, जो नहीं है। √3 इज नॉट एन इंटीजर, तो √6 इसका एलसीएम नहीं हो सकता, बिकॉज एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि इफ a is multiple of b then b divides a, यानी कि a upon b should be an integer, जैसा कि नहीं है। तो आप ध्यान रखना, इन दोनों का एलसीएम, दो डिफरेंट काइंड ऑफ इर्रेशनल्स का एलसीएम हम डिफाइन नहीं कर सकते। इज इट ऑल राइट? जैसे एक क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ये है कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स find product of two numbers a and b if LCM is 871 and HCF is 4। ट्राई करो इसे। ट्राई किया? देखो इसमें क्या गलती की तुम लोगों ने, a इंटू बी की वैल्यू 871 इंटू 4 आनी चाहिए, बोलो सही है, लेकिन a इंटू बी की वैल्यू 871 इंटू 4 आनी चाहिए। एक और कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि HCF, LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड HCF इज हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। तो a इंटू बी जो ये कंडीशन हम लोग याद रखते हैं, a इंटू बी इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, इस कंडीशन के साथ एक और कंडीशन आप याद रखेंगे कि HCF मस्ट बी फैक्टर ऑफ LCM। दिस साइन स्टैंड्स फॉर डिवाइड्स, ये अपॉन का साइन नहीं है, दिस साइन स्टैंड्स फॉर डिवाइड्स, यानी कि HCF LCM को डिवाइड करेगा। क्या यहाँ पर HCF LCM को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या कहेंगे? इस पर्टिकुलर केस में हम कहेंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये यहाँ पर लगाना सही नहीं है। क्यों? बिकॉज HCF इज नॉट डिवाइडिंग LCM, यानी कि 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 871। दिस implies this condition is this condition is meaningless। तो आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि अगर ये वाली कंडीशन सही है, ए बी इंटू बी इक्वल्स टू LCM इंटू HCF तो होता ही है, बट ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई कर होनी चाहिए कि LCM को HCF डिवाइड करेगा, यानी कि HCF मस्ट बी डिवाइजर ऑफ LCM। तो यहां ये मिस्टेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिमाइंडर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम।
remainder theorem or factor. What is remainder theorem? Let fx be a polynomial expression. Let fx be a polynomial expression, then remainder when fx is divided by x माइनस अल्फा. ठीक है, क्या होगा? इज एफ अल्फा. मतलब अगर x माइनस अल्फा से एफ एक्स को डिवाइड कर दिया जाए तो जो रिमाइंडर होगा वो एफ अल्फा होगा, यानी कि x की जगह अल्फा आप पुट कर दो तो जो एक्सप्रेशन आएगा दैट एक्सप्रेशन या फिर दैट नंबर विल बी द रिमाइंडर. हाउ? देखो, यूक्लिड प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एफ एक्स को x माइनस अल्फा से डिवाइड किया जाए तो एक कोशेंट आएगा एंड एक रिमाइंडर आएगा. लेट इट बी आर. रिमाइंडर मस्ट बी ऑफ डिग्री 0. क्यों? क्योंकि लीनियर से हम डिवाइड कर रहे हैं. तो बाय यूक्लिड प्रिंसिपल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस आर. ओके, अब हमें r फाइंड करना है तो पुट x इक्वल्स टू अल्फा. x को अगर हम अल्फा पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा f अल्फा इज इक्वल्स टू r. एंड इफ x माइनस अल्फा इज फैक्टर, दिस implies r is 0. This implies f alpha is 0. This is called factor theorem. जैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. लिखिए आप क्वेश्चन. शो दैट 2x plus 1 show that 2x plus 1 is factor of 2x plus 1 is factor of fx equals to 32x power 5 minus 16x power 4 plus 8x cube plus 4x plus 5. Show that 2x plus 1 is factor of fx. ये चीज़ अपने को शो करनी है. ठीक है, क्या ये लीनियर है? यस है. क्या ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है? यस है. हमें क्या प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है, यानी कि रिमाइंडर 0 है. आप लोगों को ये बात बताइए कि इफ x माइनस अल्फा डिवाइड्स एफ एक्स देन एफ ऑफ अल्फा मस्ट बी 0. अब आपको देखना होगा कि क्या एफ ऑफ अल्फा 0 है. सबसे पहले तो आप देखो फैक्टर क्या है. फैक्टर ये है. इफ दिस इज फैक्टर ये है तो आप अगर बात करो कि ये फैक्टर x की किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है तो आप कहोगे x इक्वल्स टू माइनस हाफ, यानी कि यू हैव टू चेक फॉर f ऑफ माइनस हाफ. ये 0 कब होगा? माइनस हाफ पे. तो माइनस हाफ पे 0 होगा तो यू हैव टू चेक f ऑफ माइनस हाफ. एफ ऑफ माइनस हाफ पुट करके जो ये एक्सप्रेशन वैल्यू देगा वही रिमाइंडर होगी. अगर वो वैल्यू 0 होगी तो रिमाइंडर अपना 0 हो जाएगा. तो ये एक्सप्रेशन वैल्यू क्या देते हैं? माइनस हाफ पावर 5 माइनस हाफ पावर 4 माइनस हाफ क्यूब माइनस हाफ प्लस 5. दिस इज माइनस 1, दिस इज प्लस again. This is minus 1. This is minus 1. Oh, this is minus 2 and this is 5. Yes, this is 0. इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि x equals to minus 2 is 0 of polynomial. This implies 2x plus 1 is the factor.
ऑफ पोलिनोमियल fx। ऐसे आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन लिखिए आप। द पोलिनोमियल px इक्वल्स टू kx क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 and qx equals to 2x cube minus 5x plus k. The polynomial px and qx leaves the same remainder when divided by same remainder when divided by x minus 4. Find k. ये आप ट्राई करो पहले, ठीक है। टाइम दे देते हैं, पॉज करो अपने स्क्रीन को, 1 मिनट का टाइम लो, ट्राई करो पहले इसे। चलो सही है। अब देखो px and qx both are leaving same remainder. This implies p of 4 must be equals to q of 4. How? By remainder theorem. अब ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, ये दोनों एक्सप्रेशंस, ये दोनों नंबर्स बिल्कुल सेम है। अगर ये दोनों नंबर सेम होंगे तो आप देखो p4 की वैल्यू क्या आएगी, k4 क्यूब प्लस 3 4 स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 2 4 क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस k। क्या k की टर्म्स में एक इक्वेशन आई? यस। क्या वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है? दैट इज लीनियर। तो k वाली सारी टर्म्स आप एक साइड ले आए, k वाली सारी टर्म्स एक साइड लेकर आओगे तो 4 क्यूब इज 64, दिस इज k 63k, 4 स्क्वायर 16 48 माइनस 3 64 128 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 63k इक्वल्स टू 108 माइनस 45 के। तो k इक्वल्स टू 40, 100 में से 40 गए 60, ठीक है, 3। ओ ब्यूटिफुल, k इज 1, वैल्यू ऑफ k इज 1, वैल्यू ऑफ k इज 1, वैल्यू ऑफ k इज 1। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लिखें, एन अननोन पोलिनोमियल, लिखो आप an unknown polynomial yields a remainder to when divided by x minus 1. An unknown polynomial yields a remainder to when divided by x minus 1 and leaves a remainder 1 when divided by x minus 2. An unknown polynomial yields a remainder 2 when divided by x minus 1, yields a remainder 1 when divided by x minus 2. Then find the remainder when the polynomial is divided by x minus 1 into x minus 2, x minus 1 into x minus 2। लिख लिया क्वेश्चन, पोलिनोमियल, ठीक है। नहीं लिखा आप रिवाइंड करके देख लेना। अब देखो, let the polynomial be fx. First condition, remainder is 2 when divided by x minus 1. By remainder theorem, f of 1 is 2. f of 1 is 2. f of 1 is 2. Again, yields remainder 1 when divided by 2. This is first thing we have. And f of 1 is 2.
what will be the remainder when this polynomial is divided by x minus 1 x minus 2। अगर इसे हम x minus 1 x minus 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। हम ये मान लेते हैं कि लेट द कोशेंट बी क्यू एक्स, लेट द कोशेंट बी क्यू एक्स। रिमाइंडर क्या आने वाला है, ए एक्स प्लस बी। रिमाइंडर क्या आने वाला है, ए एक्स प्लस बी। रिमाइंडर क्या आने वाला है, ए एक्स प्लस बी। बोलो सही है, ये रिमाइंडर आने वाला है। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 क्यू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। दिस इज द सिचुएशन। ये एफ एक्स है, इसे डिवाइड किया गया डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बोलो सही है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारे पास सिचुएशन है। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें ए चाहिए, हमें बी चाहिए। एक कन्फ्यूजन यहाँ स्टूडेंट्स को होता है कि सर आपने रिमाइंडर ए एक्स प्लस बी क्यों लिया, सिर्फ ए क्यों नहीं लिया। आपको ये बात शायद मालूम होगी, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको कि अगर डिग्री n के पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर डिग्री n-1 या उससे कम डिग्री का पोलिनोमियल होगा। तो यहाँ डिग्री क्या है 2, तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होनी चाहिए 1। बोल सही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ एक्स की ये वैल्यू हमारे पास आ गई। हमें क्या चाहिए, ए एंड बी चाहिए। हमें वैल्यू क्या पता है, F1 पता है। F1 अगर हमें पता है तो F1 की वैल्यू a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली F1 is 2 and other thing is F2 is 1। F2 is 1, तो F2 is 1, F2 अगर 1 के बराबर है तो ये देखो f of 2 is 1, this implies 2a plus b is 1। Now we have two equations in terms of a and b। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व करोगे, ये आ जाएगा 2a plus b equals to 1। इन दोनों को आप सोल्व करें। जगह थोड़ी सी मुझे लगता है नीचे की ओर आपको शायद विजिबल नहीं होगा, आप इसे अच्छे से देखें। ये लिखा हुआ है 2a प्लस बी इक्वल्स टू 1, a प्लस बी इक्वल्स टू 2। दोनों को आप करें सब्ट्रैक्ट, a इक्वल्स टू -1, a की वैल्यू -1 यहाँ पुट करें, b इक्वल्स टू 3। इज इट क्लियर। तो a इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स 3 एंड व्हाट इज रिमाइंडर। रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो अपने पास आने वाली है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा -x प्लस 3। दिस इज रिमाइंडर व्हेन द गिवन पॉलिनोमियल fx is divided by x minus 1 into x minus 3, x minus 2। इज इट क्लियर। आप देखें अच्छे से इसे, सारी चीज़ें हम लोगों ने वैसे 9th-10th में पढ़ी हुई हैं, ये सिर्फ रिव्यू है 9th and 10th क्लास का। दिस इज ओनली द ब्रिज between IIT JEE course and 9th-10th। Next question is question number 7। ठीक है, क्वेश्चन लिखें, find P and Q, find P and Q। ठीक है, if x minus 2 and x minus 1 are factors of the polynomial f(x) equals to x cube plus 10x square plus px plus q। हाँ भाई, find P and Q if this and this are factors of polynomial this। Take 1 minute and try, take 1 minute and try। बंटे काम चोरी नहीं, पूरा टाइम लो, ट्राई करो, उसके बाद मुझे बताना कि हुआ कि नहीं। Done it। अब देखो इसे अगर सॉल्व करना है तो इन्होंने कहा है कि find P and Q if this and this are the factor, यानी कि by factor theorem f of 0, f of 2 must be 0, therefore 8 plus 40 plus 2p plus q is 0। This implies 2p plus q equals to -48। Again
f of 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 1 प्लस 10 प्लस p प्लस q इक्वल्स टू 0, यानी कि p प्लस q इक्वल्स टू -11. नाउ सॉल्व दिस टू, प्लस सब्ट्रैक्ट दिस टू, प्लस माइनस माइनस कैंसल, p इज इक्वल्स टू 48 में से 11 गए -37. p -37, पुट दिस in any equation, -37 plus q equals to -11. This implies q is plus 26. बोल सही है. अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन. रेशो एज यू नो, ए रेशो भी कैसे करते हैं, एंड प्रोपोर्शनल का मतलब कि इफ रेशो ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू रेशो ऑफ सी एंड डी, देन ए बी सी डी आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल. इसमें कई चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहले ऑल्टरनेंडो मीन्स इफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, दिस implies A upon C equals to B upon D. Second is componendo. Componendo is addition, यानी कि if this equals to this, A upon B equals to C upon D implies A plus B upon B equals to C plus D upon D. Third thing is dividendo. Dividendo means subtraction. A minus B, A upon B equals to C upon D implies A minus B upon B equals to C minus D upon D. Fourth thing is componendo and dividendo. यानी कि डिवाइड दिस टू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम ये कह सकते हैं a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इम्प्लाइज a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी. इसके बाद डुप्लीकेट रेशो ऑफ a अपॉन बी इज a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. Triplicate ratio of A upon B is A cube upon B cube, and the most important thing, if A upon B equals to C upon D equals to E upon F, this implies any combination of XA. If these three are equal, then this ratio is also equals to XA plus Y, linear combination of ACE, YC plus ZE upon XB plus YC plus ZF. This property is very important, and the method used to prove this property is also very important. That method is called K method. That method is called K method. सुनो, अब कभी भी ऐसे रेशोज आ जाएं, दो रेशोज आए या दो से ज़्यादा रेशोज आ जाएं, समझ जाओ K मेथड लगना ही है. कैसे लगता है K मेथड? A अपॉन बी, C अपॉन डी, तीनों इक्वल हैं. हमें प्रूव क्या करना है कि if this then दिस रेशो, यानी कि दिस रेशो इज ऑल्सो इक्वल टू दिस रेशो. ये चीज हमें प्रूव करनी है. तो जो रेशो दी हुई है उसे के से इक्वेट कर दो. यहां से हमें पता चला कि ए इज बी के, सी इज डी के एंड ई इज एफ के. सही है. ए पता है, बी पता है, सी ए पता है, सी पता है, ई पता है. हमें इसकी रेशो फाइंड करनी है, जबकि हमें ये दिया हुआ है कि रेशो ऑफ दिस थ्री इज इक्वल टू के. अब देखो, XA YC ZE अपॉन XB YC ZF
ठीक है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसकी वैल्यू अगर हमें चाहिए तो फटाफट ए की वैल्यू लिखें आप। ए इज बी के, सी इज डी के एंड ई इज एफ के। सही है, ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। इट इज एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड एफ। नाउ व्हाट इज कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर? न्यूमरेटर से k कॉमन आया और ये एक्स बी प्लस, न्यूमरेटर से k कॉमन आया और ये एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ, और डिनोमिनेटर भी सेम रहेगा, ये कैंसिल होगा, यानी कि अल्टीमेटली जो वैल्यू आने वाली है वो आ रही है k। पॉइंट नंबर 9, इफ a, b, c are in continued proportion, this implies a upon b equals to b upon c, या फिर a into c equals to b square। तो ये सारी सिचुएशंस हैं आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। के मेथड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, बाकी डुप्लीकेट, रिप्लीकेट, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। एक दो इसके क्वेश्चंस इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा चैप्टर का जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन, कि इफ a, b, c आर इन continued proportion then value of a upon c। अब देखो ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, यानी कि a अपॉन b इक्वल्स टू b अपॉन c। तो आपको वैल्यू किस चीज़ की चाहिए? a अपॉन c की। चल ठीक है, ये हमारे पास आ गया, इसे मैं k के इक्वल कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू, a की वैल्यू b के आई एंड b की वैल्यू c के आई। दिस इम्प्लाइज a इज c के स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड a अपॉन c। a तो a, c क्या है? व्हाट इज c? a इज a की जगह आप लिखें c के स्क्वायर अपॉन c, तो ये दोनों कैंसिल, यानी कि आंसर इज के स्क्वायर, यानी कि आंसर a अपॉन b, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर भी हो सकता है, b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर भी हो सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि बोथ आंसर्स आर करेक्ट, a अपॉन b स्क्वायर एज वेल एज b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? दैट इज अगेन बेस्ड अपॉन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन है कि इफ a अपॉन b प्लस c इक्वल्स टू b अपॉन c प्लस a इक्वल्स टू c अपॉन a प्लस b, इफ दिस, ठीक है, इफ दिस देन फाइंड value of each expression। मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तीनों की वैल्यू सेम है, तो किसी भी एक की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। अब देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज आपको ध्यान होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर a अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी इक्वल्स टू सी, a अपॉन बी, c अपॉन डी, e अपॉन f है, तो एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमिनेटर्स इज इक्वल्स टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। यहाँ पर आप देखो ये ए बी सी है, डिनोमिनेटर में b प्लस सी प्लस ए प्लस बी है। हम ये कह सकते हैं कि दिस न्यूमेरिकल, हम ये कह सकते हैं कि बाय प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन
दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ न्यूमिरेटर्स अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर्स। आप ध्यान से देखें, डिनोमिनेटर b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस, b हमारे पास 2 बार आ रहा है, c हमारे पास 2 बार है और a भी हमारे पास 2 बार है। तो जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आई दैट इज 1/2। इज इट क्लियर? तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस रेशियो इज हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। If x plus y upon 2 equals to z plus y upon 3 equals to z plus x upon 4, find value of x, y, z. x plus y upon 2 equals to z plus y upon 3 equals to z plus x upon 4। हमें रेशो जो कैलकुलेट करनी है वो रेशो हमें कैलकुलेट करनी है एक्स वाई जेड की। अब इसे हम कैसे करेंगे? मैंने कहा था कि अगर रेशो में 2 टर्म से ज़्यादा दिख जाए तो आप समझ जाओ कि के मेथड से ही बात बनेगी। तो लेट इट इज इक्वल्स टू के। इसे हम लोगों ने के इक्वल कर लिया। अगर के इक्वल कर लिया तो देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2k के बराबर आई, z प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? 3k एंड z प्लस x की वैल्यू 4k। तीनों को आप ऐड करो, इसे एंड इसे, तीनों को आप ऐड करो। तीनों को ऐड करेंगे बाय एडिशन। तीनों को ऐड करने पर लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, z प्लस वाई, z प्लस एक्स, यानी कि ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 3 2 5 5 4 9 9k। यानी कि x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू हमारे पास आ गई। x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ रही है? 9k अपॉन 2। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। x प्लस वाई इज 2k फ्रॉम 1, x plus y is 2k. This implies z is 9k minus 4k upon 2. Z is 5k upon 2. Next, z plus y is 3k. Z plus y is 3k. Twice of z plus y is 3k। यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं या ये कहीं भी पुट करो, यहाँ भी पुट कर सकते हैं। z plus y is 3k ट्वाइस ऑफ x प्लस 3k इज 9k, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3k अपॉन 2। अगेन z plus x is 4k, z plus x की वैल्यू यहाँ पुट करो 2, z plus x is 4k, यानी कि y प्लस 4k इक्वल्स टू 9k, यानी कि y इज k बाय 2 एंड द फाइनल वैल्यू विल बी x रेशियो y रेशियो z। फाइनल वैल्यू जो है, फाइनल वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी हमारी? x रेशियो y रेशियो z। इट इज इक्वल्स टू 3 रेशियो k रेशियो 5। ऐसा क्यों? 3k बाय 2 रेशियो k बाय 2 रेशियो, ओहो ये क्या आ गया? 3k, ठीक है, इट इज 1 एंड इट इज 5। तो हमारे पास जो रेशो आएगा वो आएगा 3 रेशो 1 रेशो 5। दिस इज रेशो ऑफ एक्स वाई जेड। आप देखें इक्वल्स टू के, यहाँ से ये इक्वेशन आई, आप x प्लस वाई की वैल्यू पुट करो, y प्लस जेड की वैल्यू पुट करो, z प्लस एक्स की वैल्यू पुट। ये रेशो एंड प्रोपोर्शन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 हम कर चुके हैं। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। इफ a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d, देन वैल्यू ऑफ a रेशो b, then value of a square plus b square upon c square plus d square। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में भी हमें
क्या करना होगा, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है। दो मतलब एक इक्वालिटी अगर आ जाए ना तो के मेथड तो ऐसा मेथड है जो हमेशा काम करेगा ही। तो a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी किया हम लोगों ने, यहाँ से हमारे पास a की जो वैल्यू है वो b के आ गई और c की जो वैल्यू है वो d के आ गई। इसके बाद आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो देखो आपके पास a की वैल्यू है, c की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज आप पुट करेंगे। ओहो, सही रहेगा। चलो चेक करते हैं। दोनों वैल्यूज अगर आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर कॉमन के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर कॉमन के स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों टर्म्स कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आया। यानी कि दिस इज द आंसर। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, हमें चाहिए थी वैल्यू ए अपॉन बी सी अपॉन डी के, ए इज बी के, ऑलराइट, ए इज बी के, सही है। बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब देखो इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इफ देन वैल्यू ऑफ दिस, चार ऑप्शंस दे दी जाएंगी आपको कहेंगे वैल्यू ऑफ दिस इज हाफ, या फिर वैल्यू ऑफ दिस इज ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, या फिर ए माइनस बी अपॉन सी माइनस डी, या फिर ए बी अपॉन सी डी। लेकिन यार अपना तो आंसर बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आ रहा है, अपना तो आंसर बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर से तो कहीं भी मैच नहीं कर रहा। इस बात का ये मतलब हुआ कि आपको सारे ऑप्शन चेक करनी होंगी। ए ऑप्शन किसी हालत में नहीं है, बी ऑप्शन हम चेक करते हैं। अगर हमें बी ऑप्शन चेक करना है तो ए को हम लिखेंगे बी के प्लस बी के अपॉन बी के प्लस बी अपॉन डी के प्लस डी। दिस इज इक्वल्स टू बी अपॉन डी। लेकिन हमारे पास तो बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर है। चल सही है। सी ऑप्शन भी नहीं होगा, दिख रहा है वो। डी ऑप्शन में चेक करके आप लोगों को दिखा देता हूं। ए बी, ए इज सी के, ए इज बी के इंटू बी, सी इज डी के इंटू डी, यानी कि फाइनल वैल्यू इज बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। क्या ये उसी के बराबर है जो अपने पास आया था? यस, दिस टू आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है एक्सपोनेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं। एक्सपोनेंट्स में सबसे पहले ये कुछ एक बातें जहाँ पर मिस्टेक करते हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, जर्नल ऑब्जर्वेशन से जो मैंने देखा है, स्टूडेंट्स इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लो x पावर m इंटू एन है। आपको बता दें x पावर m इंटू एन को हम x पावर n इंटू m भी लिख सकते हैं, इसे हम x पावर m n भी लिख सकते हैं। जैसे कई बार आप देखोगे कि x स्क्वायर का क्यूब, उसे हम x क्यूब का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उसे हम x पावर 6 भी लिख सकते हैं। या मैं आपको एक और बात बताता हूं जहां पर मोस्टली मिस्टेक होती है। 4 पावर x मैंने लिखा, 4 पावर x को मैं 2 पावर 2x लिख सकता हूं, इसे मैं 2 पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूं, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू 2 पावर x स्क्वायर। आपको ये बात ध्यान रखनी है। 2 पावर 2x या फिर 2 पावर x का स्क्वायर होल स्क्वायर 2 पावर x स्क्वायर के बराबर ये चीज नहीं है। ये मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं 9 पावर x को हम क्या लिखेंगे, आप कहोगे इट इज 3 स्क्वायर पावर x, यानी कि 3 पावर 2x, यानी कि 3x का स्क्वायर। दिस थिंग्स आर इक्वल। ये सारी चीजें, ये सारी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। मैं लिखता हूं 1/9 पावर x, इसे हम लिख सकते हैं 1/3 स्क्वायर पावर x, इसे हम 3 पावर -2x भी लिख सकते हैं, इसे हम 3 पावर -x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये सारी एक्सपोनेंट्स में मिस्टेक्स तुम बाद में करोगे। मैं चाहता हूं अभी तुम सीख जाओ, अभी कर लो जो मिस्टेक करनी है, बाद में तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 1/16 यानी कि 2 पावर -4, यानी कि 2 पावर -4x, यानी कि 2 पावर -x की पावर 4। ये सब चीजें सेम हैं, इसलिए ये अपने माइंड में आपको रखना है।
बोलो सही है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इफ x is from 0 to 1, this implies x power m greater than x power n if m लेस देन n, यानी कि 0 से 1 के बीच में जितनी बड़ी पावर नंबर उतना छोटा, जितनी बड़ी पावर नंबर उतना छोटा। मतलब यहाँ पर पावर कौन सी बड़ी है, इसे दूसरी वे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरी वे कैसे? इफ m लेस देन n, दिस इंप्लाइज x पावर m ग्रेटर देन x पावर n, यानी कि इफ नंबर इज फ्रॉम 0 to 1, इफ नंबर इज फ्रॉम 0 to 1, देन बड़ी पावर नंबर को और छोटा बना देगा। कैसे? जैसे हाफ की बात करें हम, हाफ पावर 1 इज 1/2, बट हाफ पावर 2 इज 1/4 एंड हाफ पावर 2 इज 1/4। इस बात का ये मतलब हुआ कि हाफ पावर 2 इज लेस देन हाफ पावर 1। मतलब 0 से 1 के बीच में जितनी बड़ी पावर होगी नंबर उतना छोटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर x 1 से बड़ा है, इसका मतलब बड़ी पावर m लेस देन n इंप्लाइज x पावर m लेस देन x पावर n। 0 से 1 के बीच में अगर नंबर है तो बड़ी पावर यानी कि नंबर छोटा, 1 से बड़ा नंबर है तो यानी कि बड़ी पावर नंबर बड़ा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूं कि विच वन इज ग्रेटर, किस किस में? एक तो हाफ पावर 100 एंड हाफ पावर 77। अब यहां पर देखो हाफ पावर 10, हाफ पावर 77। मुझे ये बताओ 0 से 1 से छोटा है बड़ा है? 1 से छोटा है। 1 से छोटे की बड़ी पावर, 1 से छोटे की बड़ी पावर नंबर को और छोटा कर देगी। हाफ की बड़ी पावर कहाँ है? यहाँ पर, यानी कि नंबर छोटा कौन सा होगा? ये वाला। बड़ा कौन सा होगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि 0 से 1 के बीच में जितनी बड़ी पावर होगा नंबर उतना छोटा होगा। इस बात का ये मतलब हुआ कि हाफ पावर 10 जो है वो छोटा होगा हाफ पावर 77 से। वो बड़ा होगा हाफ पावर 77 से। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे नंबर की बड़ी पावर मीन्स, छोटे नंबर की बड़ी पावर मीन्स नंबर और छोटा हो गया और मर गया और नीचे आ गया। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ 2 पावर -77 एंड 2 पावर -64 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे सर पावर नेगेटिव है। पावर नेगेटिव का मतलब इट इज़ हाफ। हाफ पावर 77 एंड हाफ पावर 64 में ही तो पूछ रहे हो आप। हाफ 0 से 1 के बीच में बड़ी पावर कौन सी है? ये, यानी कि ये नंबर छोटा होगा। बोलो सही है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूँ लास्ट एक छोटी सी बात, 3 पावर 89 एंड 3 पावर 12, इन दोनों में से बड़ा कौन है? 3 1 से बड़ा, 1 से बड़े नंबर की बड़ी पावर यही बड़ा होगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इनइक्वालिटीज। रियल लाइन आपको पता है, दिस इज रियल लाइन, दिस इज ओरिजिन -infinity to +infinity. Every number which can be represented on this line is called real। ये हम लोगों ने डेफिनेशन में किया था। इनइक्वालिटीज में बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो पहले इंटरवल है, ओपन इंटरवल, व्हाट इज ओपन इंटरवल? सुनो आप, अगर कोई नंबर है x, ठीक है, अगर कोई नंबर है x, उसकी वैल्यू हम कहते हैं कि उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, 3 से छोटी है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती, x की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि दिस इंटरवल इज ओपन इंटरवल। मतलब हम इन अदर वेज वी कैन से इफ बाउंड्रीज आर नॉट इंक्लूडेड देन द इंटरवल इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। तो ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी फॉर्म। यहाँ पर इनइक्वालिटी यूज हो रही है और इसका मतलब आप समझ गए कि दिस इज ओपन इंटरवल। अब इसकी एक सेट फॉर्म होती है। सेट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? x belongs to 1 2 3 round bracket। if I am using round bracket, this implies 1 is not the value of x, 3 is not the value of x, यानी कि boundaries are not the value of set। तो आप ध्यान रखना इनइक्वालिटी फॉर्म के साथ हम
टेबल हैं, पहले आप इनइक्वालिटी फॉर्म ही लिखो, उसके बाद इसे सेट फॉर्म में चेंज करो. दिस साइन इज साइन ऑफ बिलोंग्स टू, दिस साइन इज साइन ऑफ belongs to, this sign is sign of belongs to. यह साइन belongs to का निशान है. बोलो सही है. ओपन इंटरवल, अब इसे रियल लाइन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज रियल लाइन, 0 1 2 3. आप 3 पर एक निशान लगाएं, 1 पर. अगर ओपन है, अगर 1 पे ओपन है तो 1 पे एक होलो सर्कल, 3 पे ओपन है तो 3 पे एक होलो सर्कल, और इसे डार्क कर दें. तो दिस इज इनइक्वालिटी फॉर्म, दिस इज सेट फॉर्म, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन, एंड दिस इज डेफिनेशन फॉर ओपन इंटरवल. नेक्स्ट डेफिनेशन इज क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज्ड इंटरवल का मतलब जहां पर बाउंड्रीज इंक्लूड होंगी, जहां पर बाउंड्रीज इंक्लूड होंगी, यानी कि x की वैल्यू आइदर a और ग्रेटर देन a, आइदर b और लेस देन b, यानी कि a एंड b आर इंक्लूडेड इन द बाउंड्रीज. इसकी जो सेट फॉर्म होगी, इसकी जो सेट फॉर्म होगी वो होगी x बिलोंग्स टू a टू b. वी हैव टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स ओवर हियर. अगर आपको क्लोज्ड इंटरवल रिप्रेजेंट करना है तो आपको हर हालत में स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी होगी. अब इसमें अगर इसकी हम रिप्रेजेंटेशन इन रियल लाइन की बात करें तो मान लो a यहाँ है, मान लो b यहाँ है, तो हम कहेंगे a पर डार्क, b पर डार्क, एंड इन्हें मिला दो. दिस इज क्लोज्ड इंटरवल. ऑलराइट, नेक्स्ट इज सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज. मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक तरफ क्लोज आ जाए और दूसरी तरफ ओपन आ जाए तो उसे हम बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस सिचुएशन 1 इज इंक्लूडेड, 1 कैन बी द वैल्यू ऑफ x बट 3 इज नॉट, यानी कि दिस इज सेमी क्लोज या सेमी ओपन. अगेन हियर 1 is exclude but 3 is include, यानी कि this is again semi open bracket. तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि अगर एक बाउंड्री इंक्लूड हो रही है और दूसरी बाउंड्री इंक्लूड नहीं हो रही, इसका मतलब ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज होगा. इसकी सेट फॉर्म जो होगी वो होगी 1 2 3 और ओपन 1 2 3 क्लोज. दिस इज सेट फॉर्म. और अगर रिप्रेजेंट करते हैं हम रियल लाइन पे, अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल लाइन पे, तो ये 1 आया, ये 3 आया, ये 2 आया, 1 पे क्लोज एंड 3 पे ओपन, 1 पे क्लोज एंड 3 पे ओपन, 1 पे क्लोज एंड 3 पे ओपन. तो इसका ये मतलब हुआ कि दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन ऑफ सेमी क्लोज. मतलब 1, ये रिप्रेजेंटेशन इसका है. इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इसका रिप्रेजेंटेशन होगा ओपन एट 1 क्लोज एट 3. तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑन रियल लाइन या फिर सेट फॉर्म. सेट फॉर्म की अगर बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी आप लोगों को कभी अगर आपके पास सिचुएशन आई x ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी, हमेशा बड़ी, यानी कि 2 से इन्फिनिटी तक, और इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन होगी ये. सिमिलरली अगर x लेस देन इक्वल्स टू -2 हो, हमेशा -2 से छोटा, तो हमेशा -2 से छोटा, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 तक जाएगा ये. और इसके रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो होगी -इन्फिनिटी टू -2 क्लोज.
तो ये सारी चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करनी आनी चाहिए, क्योंकि आगे जैसे ही इनइक्वालिटीज या इनइक्वालिटीज़ आएंगी वैसे ही आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इज इट क्लियर? एक बार अच्छे से देखें इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ एक क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व इनइक्वेशंस। इस पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं मेथड ऑफ इंटरवल्स। कई लोग इसे वेवी कर्व के मेथड से भी जानते हैं। तो कुछ भी हो, बात एक ही है। तो मैं एक बार आपको सिखाता हूँ। पहले यहाँ पर वैसे हम मेथड ऑफ इंटरवल दोबारा भी करेंगे एक बार, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक इनइक्वालिटीज़ हैं वो सॉल्व करनी आपको आनी चाहिए, ताकि बाद में दिक्कत ज़्यादा ना हो। जैसे तुम लोग क्लास 10th में से आए हो जस्ट, तो तुम लोगों को ये लगेगा कि यार x, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया हुआ है, आप लोगों ने ये किया हुआ है, दिस इम्प्लाइज x is 2 और x is 3। तो इससे इंस्पायर्ड हो तो यही इसी का हैंगओवर है, इसका हैंगओवर है, तो हम इसे लिख देते हैं कि x ग्रेटर देन 2 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ये लिखना गलत है। आपको मैं बताता हूँ कि इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स 0 कब आ सकते हैं? दो नंबर्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तभी आ सकता है a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज a 0 से बड़ा एंड इम्प्लाइज a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 और a लेस देन इक्वल्स 0 एंड b लेस देन इक्वल्स टू 0। मतलब ये हुआ कि अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों का पॉजिटिव होना ज़रूरी है या दोनों का नेगेटिव होना ज़रूरी है। ऐसे ही अगर दो प्रोडक्ट नेगेटिव है तो दोनों का डिफरेंट साइन का होना ज़रूरी है, या तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। अब इस बात का आप ध्यान रखोगे कि अगर इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स 0 है तो इसका मतलब आप ये केसेस ये लोगे कि आइदर दिस एंड दिस ग्रेटर देन इक्वल्स 0 और दिस एंड दिस ग्रेटर देन इक्वल्स 0। लेकिन ऐसे अगर तीन फैक्टर्स आ गए तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो उसके लिए चीज़ें शॉर्ट करने के लिए, तेज करने के लिए हम सीखेंगे मेथड ऑफ इंटरवल्स। ये कैसे होगा, सुनो ध्यान से। रियल लाइन पे वो नंबर्स रिप्रेजेंट करो जहां पर फैक्टर्स 0 हो रहे हैं। रियल लाइन पे वो नंबर्स रिप्रेजेंट करो जहां फैक्टर्स 0 हो रहे हैं। अब आपको बाउंड्रीज पुट नहीं करनी है, बाउंड्रीज पुट नहीं करनी है। कितने सेक्शंस में डिवाइड हो गई पूरी रियल लाइन? 1 2 3, 3 सेक्शंस में डिवाइड हो गई। 3 सेक्शंस में अगर डिवाइड हो गई रियल लाइन, तो आप सबसे पहले ये बताओ कि ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में ये एक्सप्रेशन कौन सा निशान हमें देगा, पॉजिटिव के नेगेटिव? आप ध्यान रखना 3 से इन्फिनिटी तक वाले सेक्शन में, मतलब ये हुआ कि 3 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो हमारे पास निशान क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आप देखो 3 से बड़ा कोई भी नंबर, 3 से बड़े नंबर के लिए अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव। 2 से 3 के बीच का नंबर अगर है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा लेकिन यहाँ नेगेटिव होगा, एंड 2 से छोटा नंबर है तो दोनों नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव। हमारा इंटरेस्ट किस में है? हमारा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि हमारा इंटरेस्ट पॉजिटिव में है। अगर पॉजिटिव में इंटरेस्ट है तो अभी तो आप ओपन ही मार्क करो, शेड कर लो। 3 पर ओपन मार्क किए, लेकिन वो क्लोज भी हो सकते हैं। वो कैसे पता चलेगा? आप 3 को यहाँ पुट करके देखें। अगर मैं 3 को यहाँ पुट करता हूँ तो क्या इस इनइक्वेशन को 3 सेटिस्फाई करता है? 3 यहाँ पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड हमारा 0 आता है, एंड 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यस, दिस इज ट्रू।
इस निशान का मतलब होता है आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी कि दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो ग्रेटर देन वाली या इक्वालिटी वाली। तो 0 से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि 3 पुट करने पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है 2 पर भी। तो दिस इज इजी वे टू सॉल्व इनइक्वालिटीज। एक क्वेश्चन से फील नहीं आता, 2-3 क्वेश्चंस हम और करके देखते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन, x + 2 x + 4 x - 6 लेस देन 0। यह अपने पास है। सबसे पहले आप रियल लाइन पे वो नंबर्स मार्क करेंगे जिनकी वजह से ये सारे फैक्टर्स 0 हों। ये 0 हो रहा है -4 पे, ये 0 हो रहा है -2 पे, ये 0 हो रहा है 6 पे। अब आप बताओ 6 से बड़े नंबर के लिए ये फैक्टर क्या होगा? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव, यानी कि ओवरऑल पॉजिटिव। इसके बाद -2 से 6 के बीच में कोई भी नंबर पुट करने पर आपके पास क्या आ रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? -2 से 6, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि -2 से 6 के बीच में एक नंबर पकड़ो, पुट करके चेक कर लो, लेकिन बाउंड्रीज कभी नहीं पुट करनी है। नहीं तो आप दिमाग में बिठा लो x की वैल्यू -2 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, -2 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, लेकिन ये क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इट इज़ नेगेटिव। तो ये है, ठीक है। अगर हम -4 से बड़ा नंबर और -2 से छोटा नंबर पुट करें, -2 से छोटा, -2 से छोटा और -4 से बड़ा, यानी कि -3 पुट करके हम देख सकते हैं। -3 के लिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। हमारा इंटरेस्ट किस में है? नेगेटिव में। नेगेटिव में इंटरेस्ट है, तो जो सेक्शन नेगेटिव का आया है वो तो आंसर होगा ही। अब हमें चेक करना है इक्वालिटी। एक बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू साइन नहीं है, इसलिए इक्वालिटी कहीं भी नहीं आएगी, कोई भी चीज़ क्लोज में नहीं आएगी। नहीं तो आप चेक कर सकते हो, 6 अगर आप पुट करोगे तो ये 0 हो गया। 0 लेस देन 0, 0 लेस देन 0, ट्रू फॉल्स, इट इज़ फॉल्स। यानी कि 6 के लिए 0 वैल्यू आ रही है, जो सेटिस्फाई नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये इनइक्वालिटी फॉल्स आ रही है। इसका मतलब हुआ कि 6 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x - 6 x - 7 अपॉन x + 4 इज ग्रेटर देन 0। ये अपने पास है। अब फिर दोबारा वही फैक्टर्स, ये फैक्टर्स किस किस नंबर पे 0 आ रहे हैं? -4 पे, 6 पे एंड 7 पे। अब मुझे बताओ, 7 से बड़ा कोई भी नंबर आप पुट करोगे, 7 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करोगे तो पहला फैक्टर पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा। 6 से 7 के बीच में पुट करोगे तो उस केस में 6 से 7 के बीच में पुट करोगे, उस केस में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आप चेक करोगे, ये मत सोचना कि यार हमेशा तीनों क्वेश्चंस में ऑल्टरनेटिव तो चला है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ भी प्लस माइनस प्लस माइनस। ये मत सोचना कि हमेशा ऑल्टरनेटिव तो चलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑल्टरनेट चल रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। यहाँ ऑल्टरनेट इसलिए चल रहा है क्योंकि सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स जो हैं अपने वो लीनियर हैं, इसलिए ऑल्टरनेट चल रहा है, अदरवाइज ये ऑल्टरनेट नहीं चलता। क्या मेरी बात सही है? समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, अगर इसे हम सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जैसे इसे अगर हम सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, यहाँ पर आओ, तो सेट फॉर्म इसकी होगी x बिलोंग्स टू -∞ to -2 क्लोज यूनियन 3 to ∞। और इनइक्वालिटी फॉर्म अगर हम देखें तो हम कहेंगे x लेस देन इक्वल्स टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। सिमिलरली इसकी अगर हम बात करें तो इसकी सेट फॉर्म होगी x बिलोंग्स टू -∞ to -4 यूनियन -2 to 6, बस, दिस इज सेट फॉर्म। और इनइक्वालिटी वाली फॉर्म क्या होगी इसके? x लेस देन -4 और -2 से लेकर x की वैल्यू 6 के बीच में। अब इसकी सेट फॉर्म क्या होगी आप बताओ? x बिलोंग्स टू -4 to 6
यूनियन 7 टू इन्फिनिटी, और ये तो इसकी सेट फॉर्म है। अब इसकी इनइक्वालिटी वाली फॉर्म अगर हम देखते हैं तो -4 से लेकर x की वैल्यू 6 यूनियन 7 से लेकर x की वैल्यू इन्फिनिटी के बीच में होगी। दिस इज इनइक्वालिटी फॉर्म। अब जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा जरूरी नहीं है कि ये ऑल्टरनेट ही चले। अगले क्वेश्चन में इस चीज का प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 2 स्क्वायर x माइनस 4 अपॉन x प्लस 2। इस इनइक्वालिटी को अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखो कहाँ कहाँ ये जीरो हो रहा है, -2 पे ये, 2 पे ये, 4 पर। अब आप 4 से बड़ा नंबर पुट करेंगे प्लस आएगा, 2 से 4 के बीच में आप पुट करो यानी कि 2 से बड़ा एंड 4 से छोटा नंबर पुट करो तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। -2 से 2 के बीच का नंबर कोई भी पुट करो, -2 से 2 के बीच का कोई भी नंबर पुट करोगे तो देखो ये क्या होगा, अंदर वाला तो नेगेटिव होगा पर स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे 0 भी अगर हम पुट करते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो -2 से 2 के बीच में अगर पुट करेंगे तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि इट इज अगेन नेगेटिव। देखो ऑल्टरनेट नहीं चला, सही है। अब इसका ये भी रीजन है क्योंकि x माइनस 2 की पावर इवन है तो 2 को क्रॉस करते हुए निशान चेंज नहीं होगा। अब हमारा इंटरेस्ट किस में है, ग्रेटर देन में। ग्रेटर देन का मतलब ये। अब हमें ये देखना है कि जो बाउंड्रीज हैं -2, 2 एंड 4 ये इंक्लूड हैं या नहीं है। स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, 2 को चेक करना भूल जाते हैं, तुम नहीं भूलोगे। -2 अगर हम चेक करते हैं तो -2 हम चेक नहीं कर सकते बिकॉज -2 इज इन द डिनोमिनेटर। अगर -2 डिनोमिनेटर में है तो -2 पुट करते ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा यानी कि फंक्शन या फिर दिस एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड फॉर -2 यानी कि -2 क्लोज नहीं होगा। 2 के लिए 0 हो रहा है, 2 के लिए आप देखो 2 पुट करते ही ये 0 हो रहा है तो सिचुएशन क्या आई, 0 इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 विच इज ट्रू। यानी कि ये जो 2 है ये इंक्लूड होना चाहिए, 4 भी इंक्लूड होना चाहिए क्योंकि 4 पुट करके भी 0 आ रहा है और 0 ग्रेटर देन इक्वल्स 0 इज ट्रू स्टेटमेंट। यानी कि फाइनल आंसर हमारा क्या आने वाला है, फाइनल आंसर हमारा आएगा -∞ टू -2 यूनियन 2 यूनियन क्लोज 4 टू इन्फिनिटी। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी जो क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस 1 होल पावर x प्लस 1 होल क्यूब x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 लेस देन 0। ट्राई करें आप। और एक बात आप समझें कि ये मैंने एलिमेंट्री मैथ्स में करवा दिया, इसे हम बाद में भी पढ़ेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर अभी सही से समझ नहीं आया। अभी मैंने सिर्फ इसलिए कि अगर हल्की फुल्की कोई इनइक्वालिटी आ गई तो हम उसमें अटके ना, इस वजह से मैंने ये करवाया। अदरवाइज़ ये बाद में ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम इसे अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार या फिर लोग के बाद, लेकिन अभी फिर भी आपको समझा दी है हर चीज़। आप इसे ट्राई करके देखो। आप देखो ये कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, -1 पे 0 हो रहा है, 0 पे 0 हो रहा है, 3 पे 0 हो रहा है, ये आया प्लस 0 से 3 के बीच में कुछ भी पुट करो, 0 से 3 के बीच में कुछ भी पुट करोगे तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। -1 से 0 के बीच में कुछ भी पुट करो, -1 से 0 के बीच में अगर कुछ भी पुट करोगे तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज अगेन पॉजिटिव बिकॉज दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। वैसे तो x नेगेटिव है पर स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ भी देखो निशान चेंज नहीं हुआ है, हमारा इंटरेस्ट नेगेटिव में है ये। अब हमें बाउंड्रीज चेक करनी है। कितनी बाउंड्रीज हैं, 3, 1 2 3। -1 पुट कर सकते हैं, यस, लेकिन -1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 0 भी नहीं। -1 क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि -1 अगर यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन 0 लेस देन 0 आएगी। दिस सिचुएशन इज नॉट ट्रू। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि इनइक्वालिटी अगर लेस देन हो
तो सीधा ही इक्वालिटी लगेगी ही नहीं। इसकी सेट फॉर्म ये होगी x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 0 to 3। इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं -1 to 3 एक्सेप्ट 0। इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि -1 से लेकर 0 यूनियन 0 से लेकर x की वैल्यू 3। ये 4-5 क्वेश्चंस आप बहुत बढ़िया से करके देखें, ठीक है। छोटी मोटी इनइक्वालिटी तो सॉल्व हो ही जाएगी, बाकी हम बाद में इन इक्वेशंस करेंगे। और बेसिक मैथ्स में मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ है जो यूज़ होगी, जो होगी भी वो 11th में भी पूरी करवाई जाएगी। इज़ इट क्लियर? तो ये अच्छे से आप देखो, ये 5 क्वेश्चंस दोबारा करो, खुद क्वेश्चंस बनाओ। x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+4 ग्रेटर देन 0 सोल्व करो। 4-5 क्वेश्चंस खुद ऐसे बनाकर सोल्व करके अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर अगला चैप्टर तुम देखना। ऑलराइट, ओके, थैंक यू।